2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी आज टूट गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बता दिया कि आखिर बीजेपी को जीत कैसे हासिल हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे सब मालूम है, 2022 का चुनाव आप कैसे जीते हो। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। एक दूसरे पर खूब व्यंग बाण चले, लेकिन लगातार अकेले पड़ते जा रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पलटवार के मूड में दिखाई दिए। आज विधानसभा में अखिलेश यादव एक अलग ही तेवर में नजर आए। विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव की न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तकरार हुई, बल्कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की तो अखिलेश यादव ने जमकर फटकार लगा दी। और तो और पूरी विधानसभा के सामने अखिलेश यादव ने बीजेपी की इज्जत उतार दी। पहले सुनिए क्या कहा अखिलेश ने। ये जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूं कैसे जीते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। दिल्ली वालों से जीते हैं, इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। वो क्या जीतने का घमंड दिखाते हो? कोई जीतने का घमंड, एक बार सुन लीजिए। कोई जीतने, माननीय अध्यक्ष जी। नहीं शांत हो। नहीं आप बैठिए, आप बैठिए बाबू सिंह जी, आप बैठिए, आप बैठिए। सुनिए, राजेश जी बैठिए, राजेश जी बैठिए, आप राजेश जी बैठिए, आप ये आप बैठिए। नहीं आप बैठिए प्लीज। कोई मान्य भाव मेरी बाबू जी, आप मान्य विधायक जी नहीं, राजेश जी बैठिए। आपको बोलने की इजाजत नहीं है। ये देखिए राजेश जी बैठिए, आप ये देखिए माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हाउस नहीं चल सकता। ये भाषा व्यवहार नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अखिलेश और सीएम योगी के बीच जमकर तकरार हुई। देखिए अखिलेश ने क्या कहा और उसका योगी ने कैसे जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि नियम 56 के अंदर मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सदन को संज्ञान में लाना है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार नई बनी है, लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। सदस्य बड़ी संख्या में नए जीते हैं, पुराने भी जीते हैं, पुराने, लेकिन नए मंत्री ज्यादा बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में, और परसों की घटना जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए,
अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और ये प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना हो। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया? मैं इस विषय को, इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं। मैं खुद गया ललितपुर, और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुड़वाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया? किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं, सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सूची नहीं, नियम 56 किसी एक विषय के ऊपर होता है, एक मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं। आप अपना भाषण दो, मैं समझ गया। मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैंने 3 घटनाएं बताई हैं जी। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं, तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अपराध किसी भी प्रकार का हो,
वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खास तौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पास्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के अंदर नजीर बनी हुई है।
5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हों? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना यह भी सरकार का कार्य है। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। जिन घटना को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करते। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी। वह पकड़ा गया है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए, सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम लीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना की उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें
आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस भाई, गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है। और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से अश्विनी निगम की रिपोर्ट।